का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या विशेष है आज के अंक में आपके लिए। अमरूद के बागों में इस समय किए जाने वाले समसामयिक कार्य। अदरक की खुदाई एवं खुदाई के बाद किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। शहतूत रेशम कीट पालन पर संपूर्ण जानकारी। हमारे प्रदेश में जिन किसानों ने अमरूद के बाग लगाए हैं और वो इन उद्यानों से मृगबहार की फसल ले रहे हैं, उनके यहाँ फलों की तुड़ाई चल रही है। अधिकतर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई अम्बे बहार की फसल ना लेकर मृग बहार की फसल ही लेते हैं। तो अमरूद उद्यानों में फलों की तुड़ाई के बाद कौन कौन से कार्यों को संपादित करें, इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र नीमच के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सीपी पचौरी। जैसा किसान भाइयों आप जानते हैं कि जब फलों के खाने की बात आती है, फलों की पूर्ति की बात आती है, तो गरीब का या अमीर का या सभी पूरे समाज का हमारा सबसे बढ़िया जो फल है वो जाम फल का है, अमरूद जिसको गुआवा कहते हैं। और ये हमारे अमीर गरीब सबकी पहुंच के पास फल रहता है। और जहां तक लाभ की बात करते हैं तो इसकी खेती करके भी विशेषकर मालवा में या पूरे जो सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में, विशेषकर नीमच, रतलाम, मंदसौर इन जिलों में या पूरे मध्य प्रदेश में अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जामफल की जो किसान भाइयों ने जिन्होंने बगीचे लगा रखे हैं, विशेषकर आज वर्तमान समय में ध्यान रखना कि जो नवरोपित पौधे नए बगीचे लगाए हैं वो किसान भाई पाले से बचाव के लिए उनके चारों तरफ टाटियां बांध दें और उनको जो है पाले से बचाव करें। दूसरा ध्यान रखना है कि जो हमारे बगीचे किसान भाई लगा रखे हैं, फल को बगीचे को आगे हमें बढ़ाना है, तो इसके लिए ध्यान रखें कि समय समय पर पौधे के आसपास जितने भी वाटर सकर्स निकलते हैं, सूट्स निकलते हैं, उनकी कटाई छटाई करके उन्हें अलग कर दें। साथ ही साथ जो रोगग्रस्त अगर कोई डाली है, ऐसी डाली को भी काट के अलग कर दें। साथ नीदा या घास पात या खरपतवारों से बिल्कुल बगीचे को साफ रखना चाहिए ताकि कोई कीड़े बीमारी उसमें ना सम्मिलित हों। समय समय पर बगीचे में बोडो पेस्ट और बोडो की पुताई कर दें। और पौधे के ऊपर अगर कोई कीड़ा या बीमारी दिखाई दे तो इसके लिए जो COC आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इस दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का मान से घोल बना के पौधे के ऊपर छिड़काव कर। दूसरा, जिन किसान भाइयों के पुराने बगीचे हैं उसमें आज के समय में उनकी बहार चल रही होगी, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों के वर्तमान में ध्यान रखना है कि फलों की परिपक्वता अवस्था को देखते हुए, कई बार क्या है इस स्थिति में किसान भाई ध्यान नहीं देते और फ्रूट फ्लाई का ज्यादा अटैक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि उसके फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए कोई भी कीटनाशी दवा गुड़ के घोल में मिला के जगह जगह उसमें पौधे के ऊपर रख दें ताकि फ्रूट फ्लाई कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा जो परिपक्वता अवस्था के ज़्यादा राइपनिंग नहीं होने दें, जैसे ही परिपक्व हो जाए उस समय फलों की तुड़ाई कर लें। और जो खराब या रोगग्रस्त या कीटों से प्रभावित फल हैं, ऐसे फलों को किसान भाइयों को जमीन पे नहीं डालना है, उनको कलेक्ट करके बगीचे से बाहर फेंक दें। इसके अलावा जो फल आपने तोड़े हैं उन फलों को ग्रेडिंग करने के बाद ही मार्केट में पहुंचाएं। मार्केट पहुंचाने से पहले ध्यान रखें कि जो पक्षियों से या अन्य कोई इफेक्टेड फलों को अलग कर लें और दूसरे जो अच्छे फल हैं उनको बड़े आकार के अलग, छोटे आकार के अलग और मध्यम आकार के अलग फल कर लें। इनको क्रेट में रख के वॉशिंग करने के बाद ही उनको मार्केट में पहुंचाएं। साथ ही साथ किसान भाई ध्यान रखें, अगर मार्केट हमारा दूर है, बाहर बाजार में भेजना है, तो उसके लिए उसी के अनुसार प्लास्टिक की ट्रे में पैकिंग करने के बाद ही इन्हें
बाहर भेजें। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि अगली अगर बाहर लेनी है किसान भाइयों को तो उसके लिए अभी से जो बाहर लेने के जस्ट बाद उसको थोड़ा सा 1 महीने की तान देके और उसकी कटाई छटाई कर दें ताकि अगली बाहर का उस पर फूल आ जाए। क्योंकि अमरूद का जो फल है अपने भारतवर्ष की हम बात करें तो तीनों बाहर देता है, मृग बहार, हस्त बहार और अम्बे बहार। तो अगली अगर बाहर लेनी है तो उसके लिए भी बाहर लेने के जस्ट बाद पूर्ण रूप से फलों की तोड़ाई कर लें और अगली बाहर के लिए बगीचे में ट्रेनिंग प्रूनिंग करके खाद उर्वरक देना है। इसके लिए खाद उर्वरक अगली बाहर देने के लिए लगभग एक पौधा जो हमारा लगभग बाहर देने वाला है उसमें 5 से 7 किलोग्राम पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद या केंचुआ की खाद डालें। साथ ही साथ उसमें 250 से 300 ग्राम इफ्को उर्वरक जो आता है 12-32-16 उस उर्वरक की मात्रा की पूर्ति करें। क्योंकि जामफल जो है विटामिन सी की प्रचुर मात्रा इसमें रहती है, तो इसके लिए ध्यान रखें कि जिंक सल्फेट वगैरह भी हमारे जमीन में अतिरिक्त किसान को अलग से देने की आवश्यकता होती है। और इस तरह से किसान भाई अगर करेंगे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि के साथ साथ कृषि आधारित सह व्यवसायों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इन सह व्यवसायों में यदि शहतूत रेशम पालन की बात की जाए तो उसे अपनाकर किसान भाई अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। परंतु कुछ किसान भाई इस सह व्यवसाय को अपना तो लेते हैं परंतु शहतूत रेशम पालन की तकनीकी ज्ञान के अभाव में वो इससे उचित लाभ नहीं ले पाते। अतः शहतूत यानी रेशम पालन से अधिक उत्पादन और लाभ लेने हेतु विधियां और तकनीक क्या है, इस पर जानकारी के लिए प्रस्तुत है अन्नदाता की ये विशेष प्रस्तुति। रेशम उद्योग कृषि आधारित एक सहायक उद्योग है। कृषक अपने कृषि कार्यों के साथ साथ इस उद्योग को अपनाते हुए आय अर्जित कर सकते हैं। रेशम उद्योग की कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण यह अपने राज्य में अत्यधिक उपयोगी उद्योग है। समस्त आयु एवं आय वर्ग के सदस्यों हेतु रोजगार का सरलतम साधन है। अल्प पूंजी निवेश से अधिक आय अर्जन करने का एक साधन है। ग्रामीण वासियों को शहरी क्षेत्रों में पलायन करने से रोकने में सहायक है। पर्वतीय क्षेत्र में संवेदनशील पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन में यह व्यवसाय सहायक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार के साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जन में भी सहायक है। रेशम उद्योग की 3 मुख्य शाखाएं हैं जिसमें पहली शाखा शहतूत की खेती, दूसरी शाखा कीट पालन एवं कोया उत्पादन है और तीसरी शाखा को धागाकरण कहते हैं। इसमें से प्रथम 2 शाखाएं शहतूत की खेती और कीट पालन एवं कोया उत्पादन कृषि से संबंधित हैं, अतः इनको कृषक आसानी से अपना सकते हैं। रेशम कीट का एकमात्र भोजन शहतूत की पत्ती है। अच्छे एवं गुणवत्ता युक्त रेशम कीट पालन व भरपूर मात्रा में उन्नत गुणवत्ता की शहतूत पत्ती की उपलब्धता हेतु शहतूत वृक्षारोपण अति आवश्यक है। इस हेतु शहतूत के पौधों को पूरे क्षेत्रफल में 4 बाई 4 फीट अथवा 4 बाई 3 फीट की समान दूरी पर वृक्षारोपण किया जाता है। इस पद्धति से 1 एकड़ में 2700 से 3600 पौधों का रोपण होता है। इस पद्धति के वृक्षारोपण से प्रति वर्ष 6000 से 7000 किलोग्राम शहतूत पत्ती का उत्पादन प्रति एकड़ होता है। इसमें जो आवश्यक सामग्री होती है उसमें ट्रे, बांस और टैंक से आसानी से कीट पालन का कार्य किया जा सकता है। इस व्यवसाय के लिए विभिन्न परियोजनाएं भी चलाई गई हैं जिसके आधार पर कीट पालन करने के लिए भवन तथा उन्नत प्रकार की सामग्री देने के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। इस हेतु किसानों को रेशम पालन विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही विभाग द्वारा ही कीटों का वितरण किया जाता है। तो किसान भाइयों, आपको कीड़ों को घर ले जाने के पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घर को भली भांति विशुद्धिकरण कर लिया गया है। किसान भाइयों, अब आइए चर्चा करते हैं कीट पालन एवं कोया उत्पादन पर। कीटाणुओं से प्रस्फुटित रेशम कीट अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इस अवस्था में इनके पोषण में बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। कीट की इस प्रारंभिक अवस्था में कोमल एवं छोटे आकार की शहतूत पत्तियां पोषण हेतु दी जाती हैं। पालित रेशम कृमि विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए 22 से 28 दिनों की जीवित अवधि में
अपने वजन का 10,000 गुना आयतन एवं 8,000 गुना आकार बढ़ा लेते हैं। एक कीट द्वारा लगभग 25 से 30 ग्राम शहतूत पत्ती कृमि अवस्था में ग्रहण की जाती है। बीच बीच में पुराने केंचुल जो बढ़ते शरीर के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, उनको शरीर से उतारकर फिर से यह कीट पत्ती खाने में उद्यत हो जाते हैं। इस प्रकार रेशम कृमि अपनी पत्ती खाने की अवस्था में 4 बार केंचुल उतारते हैं, जिसे मोल्ट कहते हैं। जब रेशम कीट कोया बनाने के लिए तैयार होता है तो पत्ती खाना बंद कर देता है तथा इसका रंग अल्प पारदर्शक हो जाता है। ऐसे कृमि को छांटकर कोया निर्माण हेतु चंद्राकी या अन्य उचित स्थान पर रख दिया जाता है। कोया निर्माण का यह कार्य लगभग 72 घंटे में पूरा हो जाता है। 1 औंस कीट से औसत कोया उत्पादन लगभग 35 से 40 किलोग्राम होता है। कोया की उत्पादकता प्रति एकड़ शहतूत की पत्ती के उत्पादन पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर अपने प्रदेश में 1 एकड़ में लगभग 7,000 से 8,000 किलोग्राम शहतूत पत्ती का उत्पादन होता है। प्रत्येक वर्ष लगभग 6 औंस कीटांड का कीट पालन 1 एकड़ क्षेत्रफल पर किया जा सकता है, जिससे लगभग 225 किलोग्राम कोया का उत्पादन प्रति वर्ष संभावित है। परंतु शहतूत के वृक्षों की उचित मात्रा में कर्षण कार्य, खाद एवं पानी की उपलब्धता कराकर प्रति एकड़ पत्ती के उत्पादन को और बढ़ाया जा सकता है। फलस्वरूप कोया उत्पादन में भी बढ़ोतरी संभव है। अगर इस कोया की बिक्री की बात करें तो समस्त कोयों की बिक्री आकर्षक दरों पर रेशम विभाग के माध्यम से खुली नीलामी के द्वारा कराई जाती है, अर्थात इसके बाजार की कोई भी समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि कृषक अपने उत्पादित कोयों से धागाकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें तो वे अपने लिए एक कुटीर उद्योग तो स्थापित ही कर सकते हैं, साथ ही अपनी आय में और भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण और भी जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। मसाला वर्गीय फसल अदरक की फसल हमारे जिन किसान भाइयों ने लगाई होगी, उनकी फसल अब खुदाई योग्य हो गई होगी। परंतु किसान भाइयों को ध्यान देना होगा कि अदरक की खुदाई के समय किए जाने वाले कार्यों जैसे परिपक्वता की पहचान, खुदाई एवं खुदाई के बाद कंदों की सफाई इत्यादि कार्यों को बड़ी सावधानी पूर्वक एवं सही तरीके से करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की कमी रह गई तो अदरक के कंद की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिससे उसका उचित बाजार मूल्य भी नहीं मिल पाता। अतः किसान भाइयों, अदरक की खुदाई और खुदाई के पश्चात कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखना है, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ग्राम मोपका, जिला बिलासपुर के प्रगतिशील कृषक भरत क्षेत्रपाल। इस वक्त हमारे यहाँ अदरक की खुदाई का कार्य चल रहा है, जैसे कि हमने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसकी बोनी की थी। ये सुप्रभा किस्म की अदरक है, जिसका कि ब्रीडर हमने लगाया था और अभी इसकी खुदाई हमने अभी चालू की है और अब इसकी मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं। इस वक्त ये लगभग अपने पत्तों को लगभग सुखा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यानी मैच्योरिटी की तरफ ये अपना पूरी तरह बढ़ चुकी है, फिर भी अभी जड़ें वगैरह इस पे बंधी हुई हैं हल्का सा।
जैसे ही थोड़ा सा मिट्टी में भुरभुरापन आए तो हम इसकी खुदाई शुरू करवा देते हैं। और मान लीजिए काफ़ी अगर ज़्यादा दिनों तक से वो होती है तो इसकी सिंचाई भी एक तरफ से मतलब कुछ जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ड्रिप में लगा हुआ है, तो हम जितने मांदों को खोदना होता है उसको 15-15 दिन पहले उसकी सिंचाई बंद कर देते हैं। उसका ड्रिप से मतलब उसकी नालियों को बांध करके उसकी सिंचाई बंद करने के बाद में इसकी खुदाई चालू करवाते हैं। तो जितनी ज़्यादा मिट्टी सूखी होगी उतना उसमें लेबर का प्रबंधन हमको कम करना पड़ता है और उतनी ज़्यादा मात्रा में इसकी खुदाई होती है। जहाँ तक विपणन व्यवस्था की बात है, इसकी बिक्री में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और हम भी थोड़ा सा प्रयास ये करते हैं कि एक दिन में अपन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ना भेज करके इसकी रोज़ मार्केटिंग करें। मतलब कुछ कुछ मात्रा में 1.5 कुंटल 2 कुंटल कभी 3 कुंटल इस तरह से खुदवा करके बेचते रहने से हमको क्या है सभी दिनों का बाजार का मूल्य मिल पाता है और एक उसका पैसे का भी एक रोटेशन सा बना रहता है कि मतलब रोज जब बाजार में कुछ ना कुछ जा रहा है अपना और कुछ ना कुछ उससे व्यवस्था हमारी बनी रहती है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अदरक एक लंबी अवधि वाली फसल है जो कि 8 से 10 माह में पककर तैयार होती है, लेकिन इसकी एक परिपक्वता का आधार इसकी प्रजातियों के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे कि अदरक की सुप्रभा किस्म लगभग 225 से 230 दिन में पककर तैयार होती है। इस प्रकार अदरक की अन्य किस्में अलग अलग दिन में पककर तैयार होती हैं। सामान्यतः अदरक की फसल की परिपक्वता की पहचान के लिए भौतिक रूप से जब फसल की पत्तियां पीली पड़ जाएं और मुरझाकर सूखने लगे तब यह अवस्था खुदाई के लिए उपयुक्त होती है। खुदाई के समय यदि भूमि में नमी ना हो तो हल्की सिंचाई देना चाहिए। हल्की सिंचाई से हमारा तात्पर्य है कि भूमि ज़्यादा गीली ना हो, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है जिससे कि कंदों के साथ अधिक मिट्टी निकलती है तथा कंद के टूटने की संभावना भी बनी रहती है। खुदाई हमेशा खुरपी या फावड़े से करना चाहिए। खोदते समय कंद को कटने या टूटने से बचाना चाहिए। खुदाई हमेशा कुशल मजदूरों द्वारा ही कराना चाहिए। खुदाई के उपरांत कंदों को पत्तियों से अलग करना चाहिए। इसके उपरांत इन्हें एक साफ सुथरी जगह इकट्ठा करना चाहिए तथा 2 से 3 बार स्वच्छ पानी में धोकर साफ स्थान पर रखना चाहिए। साफ स्थान के रखने के बाद मजदूरों की सहायता से इनका श्रेणीकरण करना चाहिए। श्रेणीकरण करने के उपरांत इन्हें अलग अलग आकार के हिसाब से विभाजित करके अलग अलग रखना चाहिए जिससे कि अलग अलग आकार के कंदों का अच्छा बाजार भाव प्राप्त हो सके। श्रेणीकरण करने के उपरांत इन्हें 1 दिन तक धूप दिखाना चाहिए। तदुपरांत इन कंदों को बाजार में बेचने हेतु भेजना चाहिए। किसान भाइयों, यदि बताई गई विधि द्वारा आप अदरक की खुदाई करते हैं तो आपको निश्चित ही अदरक की फसल से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आगे और भी बहुत सी रोचक जानकारियां हैं, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ख्वाब जो बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं, लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर। एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मिला हुआ, वो जो बहुत जमाने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार रहना पड़ा, पानी बहुत कमी है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ईटीवी उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी।
इसीलिए मौसम के पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं कृषि विभाग मध्य प्रदेश भोपाल, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के आधार पर इस सप्ताह मौसम कुछ इस प्रकार रहेगा। किसान भाइयों, इन दिनों रात्रि का तापमान कम चल रहा है, जिससे पाले पड़ने की संभावना है। अतः किसान भाई फसलों को पाले से बचाव हेतु शाम के समय खेतों की मेड़ों पर कचरा जलाकर धुआं करें, अथवा जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की उपलब्धता है वह हल्की सिंचाई करें। यूरिया का छिड़काव करते समय सावधानी रखें कि पौधों की पत्तियां गीली न हो। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिनों की अवस्था पर करें। फल वृक्षों के थालों का निर्माण करें एवं खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। चने में इल्ली के प्रकोप की संभावना है, इसके नियंत्रण हेतु उपाय करें। खेतों में इल्लियों को खाने वाले पक्षियों के बैठने के लिए 40 से 50 टी या बाई आकार की खूंटियां प्रति एकड़ के हिसाब से गाड़ देवें। इस समय मिर्च, टमाटर, बैंगन एवं भिंडी में फल बेधक एवं तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। तापमान कम होने की दशा में टमाटर, बैंगन एवं मिर्च में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें ताकि फल एवं सब्जियों की गुणवत्ता खराब न दिखे। मुर्गियों को ठंड के कारण होने वाली कोरिजा बीमारी से बचाव हेतु प्रति 100 वर्ग फीट पे 300 वाट के विद्युत बल्ब का प्रयोग करें। रात्रि का तापमान कम है, अतः कम उम्र के पशुओं को रात्रि में ठंड से बचाएं। इस हेतु बोरों के पर्दे लगावें ताकि ठंड से कम उम्र के पशु पक्षियों को बचाया जा सके। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु दाना हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। गौशाला में रात के समय नीम की पत्तियों का धुआं करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डोंगरपुर, जिला मुरैना के कृषक अनूप धाकड़ ने। इनकी सब्जियों की फसल में जड़गांठ रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है। यह इसके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनूप धाकड़ जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भाइयों, सब्जियों में जड़गांठ रोग एक प्रमुख रोग है जो सूत्रकृमि जनित रोगों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह रोग मेलाडोइन गायनी इनकोग्निटा व मेलाडोइन गायनी जावानिका प्रजाति के सूत्रकृमि द्वारा होता है। यह रोग बलुई मिट्टी से लेकर काली चिकनी मिट्टी के क्षेत्रों में यह सूत्रकृमि प्रमुख रूप से विभिन्न सब्जियों वाली फसलों के अलावा दाल वाली फसलें जिसमें चना, मूंग, मोट, मटर, मसाले वाली फसलें मिर्च, धनिया, जीरा, मेथी व सौंफ तथा फलों पपीता व अनार में ये बहुत नुकसान करता है। सामान्य अवस्था में रोग होने पर उत्पादन में 25 से 40% तक की कमी आ जाती है। यदि फसल बोते ही रोगग्रस्त हो जाए तो हानि 70 से 80% तक की होती है। इस रोग का फैलाव जमीन द्वारा होता है। चूँकि ये मृदा जनित रोग है, मादा सूत्रकृमि अपना जीवन चक्र जमीन में पूरा करती है, जिससे सूत्रकृमियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। सिंचित क्षेत्र की बलुई व दोमट मिट्टी में मृदा का आवागमन आसानी से होने के कारण इसमें रोग इन क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हानि होती है। सूत्रकृमि पौधे की जड़ों में
प्रवेश कर जाने के स्थान से जहां प्रवेश करते हैं उसके पास से पार्श्व जड़ें निकल जाती हैं, जिन पर भी सूत्रकृमि प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार जड़ें कई बार विभक्त होकर जड़ों का एक गुच्छा या समूह बना लेती हैं। जड़ों के अंदर सूत्रकृमि पौधे की विभिन्न कोशिकाओं से अपना आहार प्राप्त करते हैं। वह इनमें अपनी लार छोड़ देते हैं, जिससे कि कई कोशिकाएं आपस में मिलकर जड़ गांठ बना देती हैं। इसी कारण से इस रोग को जड़ गांठ या मूल ग्रंथि रोग कहते हैं। बाह्य लक्षण में पौधों का आकार का छोटा रह जाना सबसे प्रमुख है। पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। फूल व फल का देर से लगना तथा पीलापन लिए हुए पौधों का मुरझा जाना सबसे प्रमुख है। भूमिगत लक्षण के रूप में किसान भाई ये ध्यान रखें, पौधों को उखाड़कर देखने पर जड़ों पर गांठों का दिखाई देना इसका सबसे प्रमुख लक्षण है। इसके बाद जड़ों का सीधे ना बढ़कर बल्कि छोटी छोटी जड़ों में विभक्त हो जाना और गुच्छा बन जाना दूसरा प्रमुख लक्षण है। इसका प्रमुख लक्षण एक और है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है तथा पौधे बौने व कमज़ोर दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई ये ध्यान रखें कि आपको समन्वित उपाय अपनाने ज़रूरी हैं, जिसमें किसान भाई मई जून माह में खेत की गहरी जुताई 2 या 3 बार 15 दिन के अंतराल पर करें। इससे सूत्रकृमि के अंडे व डिंबक तेज़ धूप के संपर्क में आकर मर जाते हैं। दूसरा किसान भाई ये भी ध्यान रखें, मई जून में नमीयुक्त और जुते हुए खेत में या नर्सरी की ज़मीन को पॉलीथीन की चादर से 4 से 6 सप्ताह तक के लिए ढक दें, जिससे कि मिट्टी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ जाएगा और सूत्रकृमियों को यह निष्क्रिय कर देता है। फसलों को अदल बदल कर बोएं। टमाटर व प्याज का फसल चक्र को सबसे उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा किसान भाई नीम, सरसों या करंज की खली 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पौध रोपाई से 21 दिन पूर्व खेत में मिला दें। इससे भी मूल ग्रंथि रोग में काफ़ी कमी देखी गई है। प्रमुख उपचार के रूप में किसान भाई खेत में सनई या ढैंचा को उगाकर खरीफ में उसे बाद में पलट दें या फसल बुआई से पूर्व सड़ी हुई गोबर की खाद 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से ज़मीन में मिलाएं। किसान भाई अंतराशस्य फसल के रूप में गेंदे की फसल को फसल में अवश्य शामिल करें। इसके अलावा किसान भाई समय समय पर खरपतवार जड़ सहित निकालकर खेत को साफ सुथरा रखें तथा रोग मुक्त नर्सरी के लिए किसान भाई क्यारी में कार्बोफ्यूरान 3% दानेदार कण 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर या 1 पाउंडा की दर से नर्सरी की ज़मीन में मिलाएं। इससे भूमिगत कीटों का नियंत्रण होता है, साथ ही साथ सूत्रकृमि की संख्या में काफ़ी कमी आती है। पौधों को रोपाई से पहले किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड 2 ml प्रति 10 लीटर पानी की दर से पानी में घोलकर पौधों की जड़ों को 30 मिनट तक उपचारित कर उसके बाद ही पौधों की रोपाई करें। इसके साथ साथ किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि रसायन उपचार के रूप में बुआई या पौधे लगाते समय कार्बोफ्यूरान 3% दानेदार कण या फोरेट 10% दानेदार कण 25 किलो प्रति हेक्टेयर के प्रयोग के साथ साथ किसान भाई 2 किलो अलसी प्रति हेक्टेयर की दर से भी ज़मीन में मिलाएं। इस प्रकार किसान भाई सभी उपायों को अपनाकर, समन्वित उपाय का अपनाकर मूल ग्रंथि रोग को काफ़ी कम कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।